औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, आज के सियासी दिन का आगाज़ हुआ है और क्या खूब आगाज़ हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान अरसा दराज के बाद बोलें, ऐवान में बोलें और ख़ूब बोलें, खूब गरजें और ख़ूब जो है धुआंधार उन्होंने तकरीर की है। और सबसे नित नई चीज़ यह है कि वो आज एक नए अंदाज़ में बोले, दबंग अंदाज़ में बोलें। पुराने दोस्तों के ख़िलाफ़ लफ्ज़ी गोलाबारी का उन्होंने आगाज़ कर दिया है, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राहें आपस में जुड़ने जा रही हैं। जबकि एक नया मिलाप हो रहा है और एक नया मिलन हो रहा है। जबकि शायद ये कहना गलत ना हो कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलायंस करके हुकूमत के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उनका मौक़िफ़ है कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो इन कैमरा मुज़ाकरात होंगे, हम मीडिया पे लेकर आएंगे। जबकि राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा समझे जाते हैं, उनकी जानिब से कहना है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आप बुलाएँ तो हम ज़रूर आएंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं तज़ियाकार हैं फ़ारूक डाडी साहब। फ़ारूक साहब, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब, क्या समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान का एक नित नया अंदाज़ और एक दबंग अंदाज़ आज देखने में आया अरसा दराज के बाद? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान मुज़ाकरात जो है, अब तक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, क्या आप इसे नो लिफ्ट समझेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक आपने मौलाना साहब का पूछा, तो मौलाना साहब का एजेंडा बिल्कुल क्लियर कट है। आप उन्हें हुकूमत में रखें, उन्हें ओहदे दें, वो खामोश रहेंगे। अब वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर जो सीटों के बंदर बाट हुई और जो मैंडेट चुराया गया, और चौथे और पाँचवीं पोजीशन के लोगों को जिन्होंने 6 और 7 हज़ार वोट लिए थे मुश्किल से, उनको 1,20,000 और 1,60,000 वोट बना के उनको असेंबली में लेके आ गए। तो मौलाना साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके साथ भी ये रियायत होती, लेकिन चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई इतनी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि पीटीआई न सिर्फ वहाँ पे पंजाब में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इवन सिंध के अंदर भी पीटीआई की अच्छी खासी मेजॉरिटी है। लेकिन बात यह है कि जो इजारादारी है, ठीक है, हाँ, केपीके में ये है कि बंदा वोट डाल के वहीं बैठ जाता है और उसके पास कलाशनकोफ और सारे हथियार मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ होना बहुत मुमकिन नहीं थी, ठीक है। और आप देखें, केपीके ने कभी भी किसी को दूसरी बारी नहीं दी, ये तीसरी बारी दी है पीटीआई को और 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी दी है। तो उसके बावजूद अमीर मुकाम और इस टाइप के लोग को इस्टेब्लिशमेंट लेके आ गए। तो मौलाना का गिला सही है कि मुझे उनको प्रेसिडेंट बनना था, आज प्रेसिडेंट उनको बना दे, देखो वो उनके साथ हो गए। तो खैर बहरहाल उनकी क्रेडिबिलिटी जो है मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है, और आई डोंट थिंक पीटीआई भी इनको इतना सीरियस लेगी। ठीक है, वो उनका एक अपना स्टाइल है, चलने दें, क्या कर सकते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, तज़ियाकार हैं आप और मईशत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मेहताब अहमद चांदीवाला साहब। आपको प्रोग्राम दो टोक में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहताब साहब, कैसे हैं? आप सुनाइए, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेहताब साहब, ये बताइएगा कि सियासी रस्साकशी तो चल रही है, मईशत में बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं, मगर क्या आवाम को भी रिलीफ मिल पाएगा इस तमाम तर सूरत हाल में? देखें, आपने एक लफ्ज़ पहले कहा कि मईशत में बेहतरी के नज़र आ रहे हैं असरात, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि इन फ्यूचर मईशत के अंदर कोई बेहतरी आएगी या उसके असरात। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह बिजली के नर्क, तेल के कीमतें, गैस की कीमतें, दूसरे मामलात हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन मईशत जब स्ट्रॉन्ग होती है, जब चीज़ें नीचे की तरफ आती हैं। मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि मईशत या अपने स्टैंड के ऊपर आ गई है या अभी चली नहीं है, ऐसी कोई चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई है मुझे अंदर। अच्छा मेहताब साहब, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि नई हुकूमत की मईशत के हवाले से पहली तरजीह क्या होनी चाहिए थी और इस हुकूमत की तरजीह है क्या वैसे? देखिए, सबसे पहले कोई भी हुकूमत हो, दुनिया की कोई हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान की हो,
मुल्क की तरक्की दो चीज़ों से होती है, एक होती है सेहत से और एक होती है तालीम से। अब मुल्क उनका एजेंडा इसके अंदर क्या है, उनकी आगे जो उसको रिलीफ कितना देंगे इन दोनों इंडस्ट्रियों को। अब इंडस्ट्री तकरीबन बन चुकी है, इससे क्या रिलीफ होगा और आम आदमी को इसका क्या फ़ायदा पहुंचेगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक तो शायद फंड जो हैं जो हेल्थ के ऊपर दिए गए थे वो शायद पिछले या तो केयर टेकर हुकूमत के अंदर दोबारा रिवर्स करके वो मज़ारात पे लगा दिए गए। बहरहाल उनकी अपनी ये एक सोच है, लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी मुल्क की तरक्की का राज जो है तीन चीज़ों पर होता है। एक सेहत, तालीम और R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हमारे यहाँ अभी तक कोई किसी भी हुकूमत या किसी भी पार्टी ने उसको अपना एजेंडा नहीं बनाया। तो मेहताब साहब, आप समझते हैं कि इन तीन चीज़ों के हवाले से अब तक कोई इकदाम नहीं हुए इस 70 साल से ज़्यादा तारीख में? नहीं जी, पहले कुछ कह सकते हैं आप, पिछले 20 साल या 15 साल 20 साल पहले या पीछे जाएं, कुछ उसके ऊपर हुआ था। अब क्या वजूहात हैं, उसको रोक दिया गया या उसकी प्लानिंग नहीं थी या उसको मैनेज नहीं कर पाए। बहरहाल हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो हैं ज़हीन लोग बैठे हैं, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है ये नहीं कहा जा सकता। उन्होंने क्यों इस चीज़ को बैकअप किया। बहुत सारे हमारे यहाँ जो है तालीम के ऊपर कुछ बाहर से भी मैंने सुना है कि उसके अंदर फंड्स वगैरह आ रहे थे, लोग लगा रहे थे, लेकिन क्या वजूहत थी जो उन्होंने रिवर्स किया। कुछ R&D के ऊपर भी लोग आए, कुछ क्या कहते हैं अल्लाह का भला करे सेहत के हवाले से भी कुछ लाए। बल्कि सेहत के हवाले से तो माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर काफ़ी यूनिट्स लगे हुए अगर कहा जाए, और कुछ NGOs के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर ये NGOs ना हो तो मेरे ख्याल में, मेरा अंदाज़ा है, अगर NGOs ना काम करेंगे तो शायद लोगों को एक गोली भी ना मिले। अच्छा मेहताब साहब, इससे कबल भी आपसे प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई थी। ताजिर बिरादरी जो है वो खासा मुतमईन दिखाई दे रही थी इंतखाबात से कबल कि मियाँ साहब आ जाएंगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, बिजनेसमैन के हवाले से कोई रिलीफ मिल जाए और बिज़नेस भी बढ़ जाए। लेकिन नतीजा जो है वो इसका बिल्कुल उलट निकला और शहबाज शरीफ साहब आ गए। लेकिन जो बिजनेसमैन जो ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से उनके ऊपर उस तरीके से एतमाद नहीं किया जा रहा। बस देखें, जब तक आप अपने बिजनेसमैन पे, अपने इंडस्ट्रीज पे एतमाद नहीं करेंगे, देखें मुल्क की जो तरक्की होती है, मुल्क की एक्सपोर्ट जो होती है और जो इंटरनल यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो होती है, जब तक उसको एतमाद में नहीं लिया जाता, जब तक मुल्क तरक्की नहीं करता। आप कितना भी बाहर से IMF से पैसे ले लें, कुछ भी कर लें, आप कहीं बाहर से फंड ले आएँ। अभी एक मैं देख रहा था, एक साहब कह रहे थे कि जो हमें जो है IMF से इतना रिलीफ मिलेगा, ये होगा, और बातचीत चल रही है सारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाहर के सरमाए से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को आप रिलीफ नहीं देंगे, उनको एतमाद में नहीं देंगे तो नहीं होगा। लेकिन बाहर से आने वाला पैसा बाहर चला जाता है। अगर आप बाहर का पैसा लगाते हैं, यानी कि मल्टीनेशनल जो दूसरे ग्रुप यहाँ पे आते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो भाई उसका तो प्रॉफिटेबिलिटी उनके पास चली जाती है। हमारे यहाँ जो लोकल जो लोग होते हैं उसके अंदर मजदूर बन के काम कर लेते हैं। हमें इसका क्या फायदा पहुंचता है? रॉयल्टी तो सारी बाहर चली जाती है। तो मैं समझता हूँ बाहर के पैसे पे इन्हिसार करना, तो मेरे ख्याल में, शायद मेरी समझ तो ये कहती है, नहीं होना चाहिए। लोकल इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के ताजिर को, जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ जिन्होंने अपना अरबों रुपए रिस्क के ऊपर लगाया हुआ, उनको एतमाद में देंगे, उनको रिलीफ देंगे तो कुछ आगे बनेगा। अच्छा मेहताब साहब, मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत को इब्तदाई मराहिल में क्या इक़दाम करने चाहिए थे हुकूमत संभालने के बाद? जो मखलूत हुकूमत बनी है जिसके अंदर MKM भी है, पीपल्स पार्टी भी है और ज़्यादा शेयर इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, तो मईशत के हवाले से इनको इब्तदाई तौर पर क्या इक़दाम करने चाहिए थे? देखिए, मईशत के हवाले से तो सबसे पहले जो है, जो मुल्क की इंडस्ट्री है, मेड इन पाकिस्तान, उसको प्रमोट होना चाहिए। जिस तरह अभी एक इसकी वो चल रही थी, एक मीडिया के ऊपर जो इसराइल के खिलाफ चल रही है, उसके असरात अभी आएंगे। उसके असरात आप देखिएगा इस तरह आएंगे कि डॉलर स्टैंड होगा। क्योंकि जब हम जो है बाहर की इम्पोर्टेड चीज़ें या XYZ कहीं की भी चीज़ें नहीं खरीद, तो जाहिर है हमारा सरमाया मुल्क में अंदर रहता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं जाता है, उससे डॉलर जो है स्टैंड होता है। समझ रहे बात को? उसके अंदर हमारा मुल्की पैसा ताकतवर होता है। इसी तरह अगर हम मुल्क की जो इंडस्ट्री है उसको हम क्या कहते हैं प्रमोट करते हैं या रिलीफ देते हैं, तो हमारा जो पैसा है वो ताकतवर होगा।
और हम डॉलर को कमज़ोर करेंगे। तो मौजूदा वक्त के माशी अशारियों को फ़ारूक साहब, मेहताब साहब, आप किस नज़र से देखते हैं कि ये जो अभी माशी अशारी हैं किस हद तक दुरुस्त हैं? देखें जी, मैं तो इसके अंदर ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो कानून कहते हैं या कुछ भी कहते हैं जो चल रहा है, वो हर इदारे का अपना अपना चल रहा है। अब जो अभी एक नई जो हमने खबर पढ़ी है, उसमें जो बताया गया वजीर आजम साहब जो है, उन्होंने नायब वजीर आजम जो है उनको नॉमिनेट किया है, और वो वहीं पे हमने सुना उसके अंदर वो कहते हैं जी आइन के अंदर ही नहीं है नायब वजीर आजम। अब देखें ना, ये चीज़ें अब अजीब सी चीज़ें हैं। जाहिर है इन बातों से जो मुल्की बिजनेसमैन है बददिल होता है। वो कहता है कि जी लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। जब यहाँ से ना बाहर वाला पैसा लगाएगा, ना जो लोकल जो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज है वो अपना पैसा कहाँ बाहर निकालेगा। बल्कि वो तो इस चीज़ के लिए पग तोड़ रहा है कि मैं पाकिस्तान से अपना सरमाया बाहर ले जाऊं। अब कुछ लोग जो मुहिब वतन है, सरमायादार हैं, मुहिब वतन हैं, वो ये बेचारे वो कहते हैं कि हम यहीं पैदा हुए यहीं मर जाएं। तो भाई अब जाहिर है उनके लिए तो आपको रिलीफ देना पड़ेगा ना थोड़ा सा। अच्छा मेहताब साहब, आपने बात छेड़ी नायब वज़ीर आज़म वाले। इसहाक़ डार साहब को जो है वो नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया है। आप क्या समझते हैं, क्या बड़े मियाँ साहब ने अपने छोटे भाई पर कोई निगरान मुकर्रर कर दिया है? देखें, अभी एक साहब बता रहे थे कि मैं उसको भी अभी देख रहा था, उसके अंदर खबरें कोई जियो न्यूज़ पे थी शायद, उसके अंदर नाम मैं जहन से निकल गया। तो वो ये बता रहे थे शरीफ बिरादरान। भाई ये हुकूमत पाकिस्तान है, इधर शरीफ बिरादरान क्या होता है? नून लीग होनी चाहिए ना, मुस्लिम लीग होनी चाहिए। अब एक बिरादरान इसका मतलब है एक खास तबका क्या कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर क्या कहते हैं हुकूमत कर रहा है, या खास अपने रिश्तेदारों को नवाज रहा है। लेकिन मेहताब साहब, ये तो कोई मतलब कि कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सियासत का महवर और मुल्क का जो महवर है वो उन्हीं के गिर्द घूम रहा है। शायद इस वजह से वो शरीफ बिरादरान चला रहे हो। देखें, बात ये है कि देखें, एक जो होता है ना, आपकी बात है, देखें लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो होता है ना, वो मुल्क की जो उसका कहते हैं ना महवर होता है। और जाहिर है हम जब टीवी पे चलते हैं तो पूरी दुनिया उसे देख रही होती है, और उसके लफ्ज़ का इस्तेमाल उसके असरात होते हैं। अच्छा मेहताब साहब, सही। मेहताब साहब, क्या समझते हैं इस वक्त अपोजिशन जो है वो एहतजाज की जानिब भी बढ़ रही है, और क्या समझते हैं कि इस एहतजाज से? मैं आपकी बात पूरी समझ गया जो आप कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। देखें, आपको मैंने पहले ही बताया था, ये तो हमारी एक ट्रेंड चल गया जब हुकूमत के खिलाफ जो है अपोजिशन तहरीक चलाती है, और वो जो पार्टियां होती हैं जो पहले इक़्तिदार में होती हैं, जब इक़्तिदार में नहीं आती हैं तो दूसरी जो होती है अपोजिशन वालों के साथ मिल के तहरीक चलाते हैं। ये होती रहेगी, ये कोई एक नॉर्मल सी बात है। इसको कोई मेरे ख्याल में अभी फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है इसके असरात कुछ 5-6 महीने बाद थोड़े बहुत असरात आ जाएं। बाकी मैं समझता हूँ ये जो इस इत्तेहाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं समझता हूँ। अच्छा मेहताब साहब, मुल्क की जो है मईशत को देखते हुए और मौशी हालात को देखते हुए, अनस्टेबिलिटी को देखते हुए, आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत और अपोजिशन को आपस में ग्रैंड डायलॉग्स करने चाहिए इन दिनों? देखें जी, करने से चाहिए, लेकिन होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं सर। पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी दोनों तरफ की। हाँ, ऐसा है। असल में बात ये है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जाहिर है ये हम लोग जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी आवाज़ होती है, तो हम कुछ चीज़ें ऐसी नहीं बोलते जिससे बदनज़मी या अनारकी फैले। तो वो आप भी जानते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कभी। अच्छा मेहताब साहब, एक और भी मामला चल रहा है, मुज़ाकरात की भी बात की जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अब नित नया बयानिया आ गया है कि हम हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम मुज़ाकरात फ़ौज से करेंगे, DGISI से करेंगे। क्या आप समझते हैं क्या इस वक्त ऐसे बयानात की ज़रूरत थी? नहीं, बिल्कुल 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 सही फैसला उन्होंने किया है। देखें, बिल्कुल सही फैसला है PTI का, मेरे मुताबिक बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि डायरेक्ट से बेहतर बीच में सालासी होना चाहिए थर्ड पार्टी। लेकिन मेरे मुताबिक ऐसे ही होना चाहिए। तो मेहता साहब, एक तरीके से तो मतलब हुकूमत को बाईपास कर दिया और डायरेक्ट हिट कर दिया है देखें इस बयान के बाद। देखें, बात यह है कि किसी भी, देखें, एक अपोजिशन में रहा, एक बरसर इक़्तिदार रहे,
ना हुकूमत उन पे एतमाद करेगी, ना ही पीटीआई वाले हुकूमत पे एतमाद करेंगे। तो इसके अंदर बीच का रास्ता, सैलेसी का रास्ता जो है वो सिर्फ फौजी है। फौज को जब तक बीच में नहीं डालेंगे, जब तक जो है ये मामला हल नहीं होंगे मेरे मुताबिक। तो सर शायद उनका फिर बयान गलत हो, वो कहना ही चाह रहे हो कि आप आगे सालसी का किरदार अदा करें। देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जाहिर है जो ऑन एयर नहीं कही जा सकती। जाहिर है इसी तरह की कोई बात होगी, ज़रूर ऐसा हो सकता है। अच्छा, आप टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा मेहताब साहब। फारूक डाडी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप क्या समझते हैं जो नित नया एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया है, लेकिन उस बयानिए को वो डिसोन भी कर रहे हैं, उसकी तरदीद भी कर रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई बयानिया नहीं है, ये फ़र्द वाहिद का बयानिया हो सकता है और उनका अपना बयान हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात किससे होने चाहिए? देखिए, तहरीक इंसाफ मेरी नज़र में तो कभी भी इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेगी, क्योंकि ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है और जिनकी रिज़र्व सीटें इन्होंने ले ली, जिनका मैंडेट पूरा चोरी कर ले, तो उससे किस मुंह से बात करेगी वो? तो ये तो ज़बरदस्ती के लाए। जब आवाम को कबूल नहीं है तो पीटीआई को क्या कबूल होगी? तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई का फैसला सही है। देखिए, हुकूमतें उसी वक्त मजबूत होती है, पर एतमाद होती है जब उनको अवामी हिमायत हासिल हो। जो भी हुकूमत अवामी हिमायत से, अवाम के वोट से सही। हुकूमत बनेगी तो आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम आएगा, और अगर जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तभी आपके यहाँ माशी इस्तेहकाम बेशक आ ऑटोमेटिकली सकता आ है। जाएगा। अब हमारे यहाँ मईशत की हालत आप देखें तो इस वक्त तो हम सिर्फ कर्जा ले रहे हैं और तनख्वाहें अदा कर रहे हैं। हमारे पास ना तो हमारी एक्सपोर्ट जो ख़तरनाक हद तक गिर चुकी है, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आ रही है। जो पाकिस्तान में कारोबार छोटे मोटे चल रहे थे उन्होंने भी अपनी कारोबार बंद करके बैंकों में पैसे रख दिए। अब आप मुझे बताएं कि इंडस्ट्रीज का रिटर्न ऑफ प्रॉफिट ओनली 7%, 7% है। तो और बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% में हर टॉक शो में कहता हूँ। तो ऐसा कौन सा कारोबार है कि आप 22 और 24% का रिटर्न ऑफ प्रॉफिट लें? तो लोगों ने अपने कारोबार बंद किए और बैंकों में पैसे रख दिए। उससे ये हुआ कि लोग बेरोज़गार दिन ब दिन होते जा रहे हैं, छोटे कारोबार ख़त्म होते जा रहे हैं। आप देखें, मैं आपको इंडिया की मिसाल दूंगा। 93 में जब इंडिया डिफ़ॉल्ट के धाने पे था तो पूरा एयर इंडिया का प्लेन भर के उनका जो रिज़र्व गोल्ड था वो उन्होंने यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में गिरवी रखवाया, उसके अगेंस्ट उन्हें लोन मिले। उसके बाद मेरा ख्याल है शायद नरसिम्हा राव की हुकूमत थी। तो सर हम क्या गिरवी रखवाएं, हमारे पास रह क्या गया है इस वक्त? नहीं, मैं आपको इसकी उन्होंने जो इक़दामात किए वो बता रहा हूँ कि उन्होंने मनमोहन सिंह वजीर ख़जाना थे, उन्होंने पूरे इंडिया में जितने भी टाउन थे, छोटे गांव थे या छोटे शहर थे, उसके बाहर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल जोन बनाए हर गांव के बाहर। सही। और ऐलान किया कि जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा उसको 30% गवर्नमेंट रिबेट देगी। सही। वहाँ पे भी सिस्टम तो हमारा वाला ही ओवर इनवॉइस। आप समझते हैं इस तरह के इकदामात की ज़रूरत है इस वक्त? यकीनन देखें ना, उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो जैसे मेरे अपने रिश्तेदार बॉम्बे में जो थे वो जाके गांव में जाके उन्होंने फैक्ट्रियां डाली, सीमेंट की डाली, स्टील की डाली। तो लोगों ने अपने शहरों में गांव में का रुख किया। इससे ये हुआ कि हर इंसान को उसकी गांव के दाने के ऊपर ही रोजगार मिल गया। सही। अच्छा, पूरे इंडिया में एक इंडस्ट्री का जाल बिछ। सही, बिल्कुल। आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है। इंडस्ट्रियल जोन्स का क़याम जो है वो इस वक्त नागुज़ीर है। मेहताब साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप बताइएगा, इस सियासी रस्साकशी की सूरत हाल में क्या मुल्क में सरमायाकारी आ सकती है? देखें, इस टाइम तो मेरे ख्याल के अंदर कोई पाकिस्तान के सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी हैं वो सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, तो बाहर से सरमाया कहाँ से आएगा? लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सबसे पहले आपने पाकिस्तान के अंदर जो सरमायादार है उनको एतमाद में लेना है, और उसमें एतमाद में जब लेंगे, जब इंडस्ट्री जब ग्रोथ करेगी, तो इंडस्ट्री जब बढ़ेगी इधर, तो ऑटोमेटिकली लोग आएंगे। लेकिन चाइना की अगर मिसाल आप लेते हैं ना, मैं इंडिया की इसलिए लेता क्योंकि इंडिया से हम जाहिर है इंडिया की बात नहीं करते, हम करते हैं चाइना के जो हमारे दोस्त हैं, हम उनकी बात करते हैं। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को किस तरह उन्होंने ग्रोथ किया, किस तरह किया, कोरोना के दरमियान में क्या हुआ, उनकी क्या पॉलिसीज थी। जाएं उनसे बात बैठें, उनसे करें, उनसे डिस्कस करें, उनसे बातचीत करें।
तो सब चीज़ सामने आ जाएगी। जाहिर है प्रोग्राम हमारा बहुत शॉर्ट है, हम इसलिए जाहिर है तफसील नहीं बता सकते उसके अंदर उन्होंने एक छोटी सी मैं बात बताऊं, जब उनकी एक्सपोर्ट कम हुई तो उन्होंने क्या करा कि जो लड़के ग्रेजुएशन के लड़के थे जो फारिग थे, उन्होंने एक बैच बनाया 5-5 का, और दुनिया के अंदर जो भी जो एक्सपोर्ट होती थी उनको कहा कि जी इंडस्ट्री के थ्रू करेंगे, यानी कि उनकी 60% जो है एक्सपोर्ट इन लड़कों के जरिए जाएगी। उसमें उनको रोजगार भी मिला और उनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ गई। तो हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ना इस पर प्लानिंग है, ना इसके ऊपर बात है। हमारी असेंबली के अंदर जो बात होती है एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की होती है। हमारे पास जो बिल पास होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं अपने जो हमारी अपने मफादात होते हैं उसके बिल पास होते हैं। उसके अलावा जो अपने कानून हैं जो जिसकी हम बात करते हैं वो एक अजीब ही मामलात हैं, उसके ऊपर किस तरह वो होते हैं कानून, किस तरह लागू होते हैं। एक्सपोर्ट के कानून अलग हैं, इम्पोर्ट के कानून अलग हैं। लोकल इंडस्ट्री के लिए इतने सख्त कानून हैं जो इम्पोर्टर जो है अरबों डॉलर बाहर भेज देता है और पैसा भी कमा लेता है। वो क्या कमाता है, वो सिर्फ थोड़ी सी कमीशन। अगर इंडस्ट्री चलेगी, एक इंडस्ट्री अगर छोटी सी चलती है उसमें 1000 आदमी को रोजी मिलती है, 1000 खानदान को मिलती है, उसको रिलीफ देंगे तो जाहिर है 1000 खानदान गवर्नमेंट के ऊपर से जो बोझ होता है आवाम का वो उतरता है। वो हिस्सेदार होती है मुल्क को चलाने के लिए। अब ये तो जाहिर है जो बैठे हुए कॉमर्स और इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं या उसको जो देख रहे हैं उनका काम है ये। हम तो सिर्फ एक सजेशन दे सकते हैं इसके अंदर। अच्छा मेहताब साहब, बतौर मौशी माहिर आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? क्या उनके आगे कुछ नुकात वगैरह रखने चाहेंगे प्रोग्राम दो टोक के तवस्सुस से? देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क की तरक्की का राज जो है ना हेल्थ और क्या कहते हैं उसके एजुकेशन के ऊपर सबसे पहले तो उसके एहतमाद किए जाए। दूसरा जो मुल्क की ताजीर है उसको एहतमाद में लिया जाए। मुल्क का जो एक्सपोर्टर है उसको एहतमाद में लिया जाए। अच्छा मेहताब साहब, कहीं ना कहीं ये देखने को नहीं मिलता कि शहर कराची जो है वो इस मुल्क को चलाने में बहुत बड़ा शेयर दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का जो है वो ख़राब है, टूटी फूटी सड़कें हैं, 2 पोर्ट्स हैं, मुंबई की मुमासिल ये शहर है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ पे क्यों कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस तरीके के नहीं आते? एक लियारी एक्सप्रेस वे बना दौरे मुशर्रफ में, मुस्तफ़ा कमाल साहब जब नाजिम थे इस शहर के, उसके बावजूद जो है उसका जो दूसरा हिस्सा था वो छोड़ दिया गया था काफ़ी लंबे अरसे तक ना। तो सर एक शहर है जो तिजारती मरकज़ भी है, जो जिसमें 2 बंदरगाहें भी मौजूद हैं, मौशी हब भी है वो, तो सर उसके ऊपर क्यों तवज्जो नहीं दी जाती? क्यों सुतेलो वाला सलूक होता है? देखो इसके अंदर थोड़ी सी बात ये बताऊं मोटी मोटी आपको कि कराची के अंदर जो इंडस्ट्री को जो रिलीफ देना है ना, देखें पोर्ट के ऊपर रिलीफ देने का फायदा होता है पोर्ट की सराउंडिंग के अंदर एक्सपोर्टर को भी और इम्पोर्टर को भी उसके फायदे होते हैं। अगर आप जाके 1000 मील देंगे ना उसके फायदे नहीं होते। दूसरी चीज कराची के अंदर जो आप बता रहे हैं लियारी एक्सप्रेस वे या XYZ, देखें ये सारे मंसूबे जो हैं मैं ये समझता हूँ ये नेमतुल्लाह खान साहब जो थे उनके दौर के हैं सारे, ठीक है। उसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उसको आगे बढ़ाया और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको मुकम्मल कर दिया। ये इसका जो सेहरा जाता है इसको मुस्तफ़ा कमाल साहब पे जाता है और उसके बाद कोई डेवलपिंग नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कराची के अंदर मैं अब छोटी गलियां तो छोड़ दें, मोहल्ले की बड़ी बड़ी सड़कें जो 200 फीट के रोड है वो किस हालत में अंदर है। सब्जी मंडी के ऊपर वो कुछ एक ट्रेन वगैरह चल रही है, ग्रीन लाइन वगैरह, वो पिछले 2 साल से है। जबकि अगर यही चीज़ पंजाब में होती, मुझे याद है पंजाब में 1 साल के अंदर तमाम काम खत्म करके कर दिया था। तो ये बहरहाल एक अपनी है कराची की, ये जो हुकूमत जो कराची के अंदर जो स्टेक होल्डर हैं उनको इस बात का सोचना चाहिए। अब वो जब बात चलती है तो फिर फंडिंग पे आ जाती है, फंडिंग पे आती है तो फिर वो इस्लामाबाद पे चली जाती है, इस्लामाबाद पे जाती है तो फिर मुल्क के हालात पे चली जाती है। कराची जहाँ से चला था वहीं है। ठीक है मेहताब साहब, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त था। और चाहे बात हो नेमतुल्लाह खान साहब की
या चाहे बात हो मुस्तफ़ा कमाल की, तो दोनों की कारकर्दगी जो है वो आवाम के आगे, और इन दो अदवार के अलावा जो है शायद ही इस शहर में कभी काम हुआ हो। मेहताब साहब आप हमें से टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दो टोक के लिए आपने खुसूसी अपना वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम दो टोक में बात हो रही थी मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से। फ़ारूक डाडी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और इस वक्त एक और जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुसरत नियाज़ी साहिबा, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। मुसरत साहब, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम दो टोक में, आपकी जानिब भी आऊँगा। लेकिन फ़ारूक डाडी साहब, आप बताइएगा, शहबाज शरीफ की हुकूमत को गैर एक मखलूत हुकूमत जो उन्होंने बनाई है, काफ़ी सारी पार्टीज़ का उसमें शेयर है, सही है, इसको मुरब्बा ही समझा जाए। आप क्या समझते हैं इस हुकूमत को किससे ख़तरा है सबसे बड़ा? भाई, हुकूमत को ख़तरा किससे हो सकता है जब हुकूमत के पास ही मैंडेट ही नहीं। हुकूमत के पास ज़बरदस्ती के लाए हुए चौथे और पाँचवें नंबर के जो कैंडिडेट थे, जो हारे हुए थे, जिनका कोई दूर दूर तक पता नहीं, तो उनको सुबह पता चला कि नंबर 1 पे लाके उनको जिता दिया। तो जब आप आवाम की मंशा के ख़िलाफ़, आवाम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती की हुकूमतें बनाएंगे तो वो हुकूमतें नहीं चलती। आवाम का एतमाद नहीं होगा तो वो हुकूमत कभी नहीं चलेगी। आज आप देखें पीपल्स पार्टी क्यों वजारतें नहीं ले रही। हाँ, उन्होंने सदारत का ओहदा ले लिया, तो पीपल्स पार्टी भी इसमें मुकम्मल तौर पे शहबाज शरीफ के साथ ज़िम्मेदार होगी जो भी कुछ हो रहा है, इसलिए कि सदारत का ओहदा तो आपने ले लिया है, तो फिर और रहा क्या। अब दूसरी बात यह कि मैं तो मुंतज़िर हूँ कि कराची के अवाम को और सिंध के अवाम को 300 यूनिट बिजली पीपल्स पार्टी कब देगी, क्योंकि ये नेशनल मसला नहीं, ये सूबाई है। बिल्कुल, इसलिए कि कराची इलेक्ट्रिक जो है वो कराची में है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की निजकारी हुई तो मुशर्रफ के दौर में तो उसमें 2-3 बहुत सारे क्लॉज थे, जिसमें एक क्लॉज ये भी था कि आप 7 साल तक इसके नर्ख बढ़ा नहीं सकते। लेकिन जरदारी साहब जो 2008 में सदर बने, उन्होंने केई से दोबारा मुआहदा किया और वो तमाम शिकों को हटा दिया गया, और उससे ये हुआ कि अपनी मनमानी करती रही और रेट बढ़ाती रही। और आज भी आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रेट है वो कराची इलेक्ट्रिक का है। तो कराची वालों तक ये जुल्म कब तक होता रहेगा। और हम बिलावल जरदारी ने जो ऐलान किया था कि हम 300 यूनिट देंगे, तो हम कराची वाले और सिंध वाले ये इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कराची भी सिंध का हिस्सा है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कराची के लोगों को ये 300 यूनिट मिलेंगे। और दूसरा ये कि K4 का मंसूबा कब मुकम्मल होगा, क्योंकि कराची के पास पानी नहीं है। कराची में इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन है जो पानी की वजह से कितनी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, पानी नहीं है। आज पूरा डिफेंस और क्लिफ्टन जो है वो टैंकर माफिया के ज़ेरे साया है। तो टैंकर वालों को तो पानी मिल जाता है, लेकिन उन घरों को पानी नहीं मिलता। तो K4 का मंसूबा, तो मेरी कल वाटर बोर्ड के एमडी से मुलाकात हुई एक सेमिनार में, तो मैंने उनसे पूछा भाई K4 का मंसूबा कब तक होगा। उन्होंने कहा इंशाल्लाह 2027 तक ये मुकम्मल हो जाए। बड़ा एनर्जेटिक बंदा है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने हमारे एक सेमिनार में रोटरी के, ही वॉज ए गेस्ट स्पीकर एंड ही स्पोक वेरी वेल, लाइक यू नो कि उनको पता था क्या है। लेकिन बात सारी है कि नेक नीयती होनी चाहिए। जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त वो मरकज़ में भी थी और वो सूबे में भी थी, लेकिन इन्होंने K4 का मंसूबा जो मुशर्रफ साहब ने अनाउंस किया था उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया। और आज हम कराची वाले पानी के लिए भुगत रहे। कराची 67% रेवेन्यू देता है, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची देता है। और जितना टैक्स कल्चर कराची वाले जो टैक्स देते हैं, पूरे सिंध का 90% कराची से जाता है। और बाकी जो आपने बात की ना, कराची में अगर कोई तरक्याती काम हुए हैं तो माफ़ करना, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है
वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का है। मैंने एक ही प्लेटफॉर्म पे मुस्तफ़ा कमाल और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हमारे फेडरेशन के एक उसमें सुना था, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल कह रहे थे कि मुझ पे इतना प्रेशर होता था कि जनरल साहब मुझे, सदर साहब मुझे बार बार फ़ोन करते, हाँ भाई वो लियाकताबाद की अंडरपास का क्या हुआ। मैंने कहा भाई वो तो 2 बजे तक सरिये फिट हो जाएंगे, और भला भराई कब होगी, भला 3 बजे होगी। 3 बजे फ़ोन आता था कि भाई भराई शुरू हो गई। तो मतलब वो इतना इंटरेस्ट लेते थे। तो कराची, ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बात ये कि जब आपके पास फंड्स होंगे, आपके पास सपोर्ट होगी, तो आप सारे काम कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि K4 का मनसूबा भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और ये टैंकर माफिया से जान छुड़ाई जाए, डिफेंस के लोगों को भी पानी दिया जाए, क्योंकि लोगों ने एक कारोबार बनाया हुआ कि चलो डिफेंस के अंदर सब मुखैर लोग रहते हैं, उनको 14,000 का भी टैंकर दोगे ख़रीद लेंगे, 20,000 का भी दोगे तो ख़रीद लेंगे, लेकिन एक ज़्यादती है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। एक चीज़ और जो अभी हॉट टॉपिक चला है, और आज आईजी सिंध को भी अपना एक बयान देना पड़ा कि वो डाकू जो कि वहाँ के थे तकरीबन 79-80 कच्चे के, जिनको नवाब शाह पुलिस हासिला देते हुए उन पे पकड़ी गई थी, अब सुनने में यह आया कि वो सारे पुलिस अफसरों को कराची के अंदर तैनात किया जा रहा है। अगर ये, तो मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करूंगा कि नहीं सर, इसकी जो है वो तरदीद कर दी गई है। वो तरदीद कर दी गई है, तरदीद की नौबत क्यों आई? फैसला करो ना सर। हो सकता है महज ये अफवाह हो। अफवाह कोई चीज़ नहीं होती। देखें, ये जब यहाँ पे हमारे मुल्क में कोई अफवाह होती है ना, उसके अंदर कोई ना कोई बात ज़रूर होती है, कोई ना कोई सदाकत होती है, कोई ना कोई सदाकत ज़रूर होती है, वरना ये नहीं। अब आप देखें ना, कराची को जिस तरह बेयारो मददगार छोड़ा गया है, आज कराची के थानों में आप मुझे देखें कि कितने मुकामी SHOs मौजूद हैं। मकसद, आप अगर कराची के लोगों को इग्नोर करेंगे और कराची के लोगों को आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो फिर क्या होगा कराची वालों के साथ। अब आप देखें कि 50 साल से मैं हमेशा कहता हूं कि कोटा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। अब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो क्या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कराची के बच्चों का, कराची के तालिब इल्मों का, या कराची के बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या ये कोटा सिस्टम ख़त्म नहीं कर सकती? जब पूरे पाकिस्तान में हर जगह मेरिट है, तो ये सिंध में ये कराची वालों के साथ ये ज्यादती क्यों है? तो कराची वालों के साथ खुदारा ज्यादती ना करें, सही। और कराची वालों को भी वो मेरिट का हिस्सा बनाएं और कराची वालों को उनका हक दें, क्योंकि कराची हमारे मुल्क का माशी हब है। अगर कराची ही को अगर इतना इग्नोर किया और कराची का अगर इंडस्ट्रियल जोन बैठ गया, तो हमारी पूरी मैशत तबाह बर्बाद हो जाएगी, जो हो चुकी है। ठीक है फारूक डाडी साहब, आपने जो है अपना मौक़िफ़ दिया। मुसरत नियाज़ी साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा। एक जानिब जो है वो मुज़ाकरात की बात हो रही है, और एक जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों खामोशी से जो है वो बैठी हुई है, और क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक आपके सवाल के जवाब से पहले मैं अपने भाई को बता दूं, फारूक साहब को जी, कि फारूक भाई, आप शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं 300 यूनिट का। इंशाल्लाह जो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वादा किया है, वो उसको पाए तक मिल तक पहुंचाएंगे। और ये उन्होंने वादा किया है कि हम लोगों को सोलर के जरिए बिजली फराहम करेंगे, और इंशाल्लाह ये आप बहुत जल्द इसका इक़दाम होते हुए आप देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों खामोश बैठी है, देखें, ये इस वक्त पहले दिन से लेकर, मतलब शुरू दिन जब खान साहब की गवर्नमेंट थी, तब भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यही कहते हुए नजर आए। आप सबने भी देखा कि देखें, बेहतरीन तरीका ये है कि मिल बैठकर जो है ना सिस्टम चलाएं, और मिल कर जो है ना इस मुल्क की तरक्की करें, और तमाम जातियाती इख्तलाफात को भुला दें। ठीक है, आपके सियासी इख्तलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन जातियाती इख्तलाफात नहीं है। मैं समझती हूँ कि
अगर ये दो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से इख्तलाफ रखेंगी, जो कि नहीं होना चाहिए बकौल आपके अगर है, तो मैं समझती हूँ कि इसको ख़त्म होना चाहिए। और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो हमारा मुल्क स्टेबल नहीं हो सकता। फिर हम ये कहें कि हम आवाम की खिदमत के लिए आए और हम अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। पहले खान साहब यही जितना उनका टाइम पीरियड रहा, वो चोर, ये चोर, इसको जेल में डाल, उसको जेल में डाल, उसके लिए बुरा कहे, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या बैरूनी मुल्क जाते हो, तो उनके अल्फाज एक ही होते थे, मेरे मुल्क में चोर है, मेरे मुल्क में फ्रॉड है, मेरे मुल्क में, ये चीज़ें नहीं। और अगर यही इकदाम जो है ना PMLN भी करेगी, तो उसका नुकसान उनको सियासी तौर पर उठाना पड़ेगा, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मैं समझती हूँ नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी तमाशबीन बन के नहीं बैठी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हर मौके पर ये कहती रही है कि मिलकर बैठेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। और इवन के आप कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब PTI पर पाबंदी लगाने की जो है ना तजावीज़ थी, तो मेरे ही लीडर ने बरमला कहा कि नहीं, किसी भी सियासी पार्टी पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इससे बढ़कर तो वाज़ेह कोई पैगाम ही नहीं हो सकता किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए। खामोश तमाशाई तो किसी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बनती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छे को हमेशा अच्छे अंदाज से कहती है, और जब गलत इकदाम होते हैं तो उसको बरमला गलत भी कहती है। अच्छा, मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, PTI ने जो है वो फ़ौज से मुज़ाकरात का कहा, लेकिन जो है अब तक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई सिग्नल नहीं दिया गया। आप क्या समझती हैं, क्या इसे नो लिफ्ट समझा जाए? देखिए, मैं बताऊँ आपको, PTI के अंदर जो है ना, मेरी अपनी ज़ाती राय यही है कि मुख्तलिफ धड़ों में है इस पर डिवाइड। क्योंकि देखिए, इसलिए कि उनके पास कोई, मैं समझती हूँ, लीडरशिप का फुकदान है, और हर शख्स चाहता है कि मैं ही चेयरमैन बनूं, मैं ही लीडर हूं। तो जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये सिलसिला होगा, वो यकीनी तौर पर टूट फूट का शिकार होगी भी सही और रहेगी भी सही। अच्छा, मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, ये बताइएगा, क्या सुन्नी तहत कौंसल के जो सरबरा हैं उनकी जानिब से असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का एक मशवरा दिया गया है? आप क्या समझती हैं, क्या फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देगी तो ये तारीख की सबसे बड़ी गलती होगी? लेकिन ये तो उनकी अपनी सोच है, और अगर इस तरह की सोच रखेंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे और मुल्क का भी नुकसान होगा। अब मुल्क का नुकसान नहीं होगा, मुझे बताएं, अरबों रुपए लगा के जो है ना इलेक्शन होते हैं, तो क्या हमारा मुल्क जो है ना रोज रोज आए दिन इलेक्शन का मुतमिन हो सकता है? और मैं समझती हूँ कभी भी नहीं है। तो फिर क्या है कि अपोजिशन में रहकर जो है ना कोई काम नहीं किया जा सकता, सिर्फ वजारत हो और मतलब उस सूरत में काम होता है, ऐसे नहीं होता कि अपोजिशन के अंदर बैठे अपना बेहतरीन रोल प्ले करें। मैं नहीं समझती हूँ कि अस्तीफे होने चाहिए, और इतनी जान भी नहीं है कि ये लोग अस्तीफे दें, इतनी हिम्मत नहीं है इन लोगों को। अच्छा, आज इसहाक डार साहब को जो है वो नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया है। आप क्या समझती हैं, इस ओहदे की क्या आईनी और कानूनी हैसियत है? और दूसरी बात ये कि क्या इस हवाले से किसी किस्म की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत हुई थी, कोई नाम मांगे गए थे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाम तो मांगने या ना मांगने की बात नहीं है, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाह ही नहीं रही है किसी किस्म का कोई कोई ओहदा लेना, मतलब कोई वजारत चाह ही नहीं रही है, तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि PMLN की गवर्नमेंट है। और अगर वो अपने, क्योंकि इससे पहले भी नायब वजीर आजम पाकिस्तान में रह चुके हैं, और अगर उन्होंने बनाया है तो ये उनसे सवाल करें तो मैं समझती हूँ ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि आप मुझसे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करें। ये उनका अपना है कि जी वजीर आजम ने अपना नायब बनाया है, मेरे ख्याल में उनकी क़यादत से पूछा जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। अच्छा, मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, माजी के हरीफ मौलाना फजल रहमान साहब JUI के सरबरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक दूसरे के हक़ में बयानात देने का सिलसिला शुरू हो गया। आप क्या समझते हैं, क्या दोनों जमातें मुश्तरका एहतजाज की जानिब गामज़न हैं? असल
मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो ये उनका राइट है। और मुझे मुझे मेरी अपनी, देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है और धीरज पॉलिटिशियन है, लेकिन इशू ये है कि वो असम्बली से बाहर है, शायद उन्हें ज्यादा तकलीफ इस बात की है, ये वो चाहते हैं कि सिस्टम को लपेटा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आज एक बहुत दबंग अंदाज उनका देखने में आया और अरसे दराज के बाद खूब गरजे, खूब बरसे, धुआंधार तकरीर भी की कौमी असम्बली में। आपको क्या लगता है इशारा किस जानिब है उनका, और क्या वो भी इस्लामाबाद की जानिब जब पीटीआई चढ़ाई करने के लिए, मुमकिन तौर पे अब चढ़ाई करने के लिए जब जाएगी, तो क्या वो साथ देंगे? वकार भाई, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तो गरजने दें, बरसने दें, जो मर्जी है करें, सिस्टम इंशाल्लाह चलेगा। अच्छा फारूक डाडी साहब, आप भी बताइएगा, मुस्तर साहब आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा, आप बताइएगा कि क्या लगता है, क्या अगर JUI और PTI का किसी किस्म का सियासी इत्तेहाद हो जाता है? देखिए, मैं आपको इसमें मिसाल दूंगा कि मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा, जो उनके हमेशा मरकजी उस्ताद रफ़ी की मैं बात करूं, आज वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि इमरान खान पे जो केसेस है वो गलत बनाए गए हैं, वो गैर सियासी है। अच्छा। और वो आज शहबाज शरीफ को कोस रहे हैं। तो कहने का मकसद सर उस वीडियो की तो तरदीद कर दी गई थी कि वो एडिट वीडियो है। अब देखिए, बात यह है कि अब वो एडिट थी या नहीं थी, तो वो अपनी जगह है, और ऐसे बयान के बाद जब उनका अपना अंदर से घर से प्रेशर आता है, तो फिर ये बयान क्यों कोई दूसरी वीडियो के लिए एडिट नहीं कहते और इसी का वह एडिट हो गया। तो बहरहाल बहुत सारे मीडियाज़ पे भी ये चली है बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे चली। तो बहरहाल अब जहाँ तक, अब कल ये भी आ जाएगी खबर, कल अगर इनकी डील बन गई मौलाना साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो कहेंगे वो तो सारी एडिट वीडियो थी, मैं तो था ही नहीं है। तो देखिए, ये इस तनाजुर में ना देखें, लेकिन इस वक्त जो भी KPK के अंदर PTI के खिलाफ होगा, उसको अवाम ने ऐसा मुस्तरद किया, एक नफरत करते हैं। तो इन लोगों ने सोच लिया कि अगर अवाम में अपनी थोड़ी बहुत साख को बचाना है तो पीपल्स पार्टी की हिमायत करो, वरना हम कहीं ये अपने घरों से नहीं निकल सकते थे। सही। आप देखें ना, वो जो थे, क्या नाम है, वो टार्जन, पतले दुबले टार्जन, क्या नाम है उनका, मुझे नाम याद नहीं रही, पहले PTI में थे, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं KPK के, वो कहते थे नई पार्टी बनाए, मैं तो सबको उड़ा के रख दूंगा। और ये वो साबिक वज़ीर आला KPK, जी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, खटक। तो क्या हुआ, अवाम ने क्या हाल किया उनका? मकसद वो अपने घर के हल्के से सीट नहीं जीत सके। लेकिन सर टाइम लगेगा ना, कि PTI की एक तवील जद्दोजहद है और एक सियासत जो है वो 20 साल से ज़ायद अरसे से कर रही थी। आप देखें KPK के लोग इतने, मकसद ये कि दानिश फहरान मैं कहूँगा, और इतनी होशियार और अक्लमंद है। अच्छा। कि उन्होंने हर किसी को आजमाया। उन्हें जमात सर इसको दानिशमंदी कहा जाए, अक्लमंदी या बेवकूफ़ी? बूझ रखते हैं, सियासी समझ बूझ रखते हैं। उन्होंने किसी को दूसरी बारी नहीं दी। अगर उनको ये लगा, देखो ना कि क्यों वो इमरान खान को पसंद करते हैं, इसलिए कि उस बंदे ने सियासत में आने से पहले बहुत कुछ दिया है। उसने कैंसर की सूरत में शौकत खानम दिया, उसने पढ़ाई की सूरत में नमल यूनिवर्सिटी दी, तो और उसके बाद सियासत में। और वो शख्स जिसने अपनी सारी उम्र की हाई प्रोफाइल इनकम चैरिटी कर दी और उसने अपने लिए कुछ भी ना रखा हो, तो उसके पीछे क्यों कौम नहीं जाएगी? तो बात ये कि अवाम अगर कुछ किसी को अगर सपोर्ट करती, कुछ देख के करती हो, कोई हमारा चाचा मामा तो नहीं लगता। सही। मकसद ये है कि यहाँ लोग कुर्बानी, मैं मानता हूँ जिन लोगों ने बाहर जायदादें बनाई लेके आए ना यहाँ पे, फिर दूसरों को कहे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आओ, तो लोग आपको सीरियस लेंगे। सही। डाडी साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। अब मुशर्रफ साहब आप बताइएगा, क्या एहतजाजी तहरीक और मुज़ाकरात, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चल सकती हैं? सॉरी, आप क्वेश्चन वकार भाई आप रिपीट कीजिएगा, आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। मुशर्रफ साहिबा, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो जवाब दीजिएगा, क्या एहतजाजी तहरीक और मुज़ाकरात, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चल सकती हैं?
देखिए, एहतजाज अपनी जगह है, मैंने कहा ना कि उनका जमहूरी राइट है, लेकिन क्या है कि मैं नहीं समझती हूँ कि अगर वो प्रोटेस्ट करते रहें या कुछ इस तरह करते रहें और फिर उनसे बातचीत नहीं हो सकती, डायलॉग बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, कुछ ममालिक में ऐसा भी होता है, दुनिया में ऐसा भी है कि जंग हो रही होती है और अमन के मुज़ाकरात भी हो रहे होते हैं, तो खुदा न खास्ता ये तो मुल्क के अंदर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सियासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं समझती उनसे नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि प्रोटेस्ट से बेहतर अगर आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात करना तो मुज़ाकरात कर लीजिए, और फिर अगर ना हो आप उससे मुतमईन तो फिर भी प्रोटेस्ट राइट है और अपनी राइट है, उनकी अपनी मर्जी, अपनी सही। मंशा है। अच्छा मुसर्रत साहिबा, एक और चीज़ जो है वो बहुत तवज्जो तलब है। वज़ीर आला केबी की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च की बातें की जा रही हैं, क्या इस वक्त ये बातें दुरुस्त हैं? क्योंकि एक जानिब जो है वो मुज़ाकरात के लिए टेबल पर बैठ रहे हैं, दूसरी जानिब जो है फ़ौज से भी मुज़ाकरात का कहा जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने जो है पॉजिटिव साइन दिया है कि आप बोलें, हम मुज़ाकरात के लिए आ जाते हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि अली अमीन गंडापुर के हैं या पीटीआई का कोई भी शख्स का है, असल में मेजॉरिटी इनके अंदर जो है ना, ये नॉन सीरियस लोग हैं, और अगर जब तक ये सीरियस नहीं होंगे तो फिर मैं समझती हूँ मुज़ाकरात भी कैसे होंगे और उनसे डायलॉग क्या हो सकते हैं। मतलब देखिए, एक इनको ये सोचना चाहिए कि हमें मुज़ाकरात करने हैं, हमें सही। मुल्क को आगे लेके चलना है, हमने अवाम का सोचना है। जब तक ये हमारे दिमाग में नहीं आएगा तो फिर हम कैसी सियासत कर रहे हैं। मैं समझती हूँ सियासत तो देखिए एक नाम है खिदमत का, फिर वो खिदमत नहीं कर रहे हैं, फिर अवाम हमें वोट दे रही है और हम अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं, ये गलत है। सही। मुसरत नियाज़ी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम दो टोक के लिए अपना कीमती वक्त दिया। और फ़ारूक डाडी साहब, आपसे भी आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा, क्या एहतजाजी तहरीक और मुज़ाकरात इकट्ठे चल सकते हैं? चल सकते हैं, उसमें क्या, लोग सही। जंगों के अंदर भी एक तरफ जंग हो रही होती है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात चलते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सही। और रही जहाँ तक बात इन्होंने कहा था कि इनमें सर धड़ेबंदी टाइम है, बिल्कुल शॉर्ट है, अगर एक लाइन हाँ। में जवाब देना। बस मेरा ख्याल है कि मुल्क को अगर मुस्तहकम करना है तो आपने अवाम की राय के मुताबिक हुकूमत को लाना होगा। सही। और जब हमारे यहाँ तभी सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, और सियासी इस्तेहकाम आने के बाद ही आप माशी इस्तेहकाम आ सकता है, बिल्कुल। वरना तो, और आपको माशी इस्तेहकाम लाने के लिए भी आपका इंटरेस्ट रेट कम करना होगा। सही। बैंकिंग जो स्टेट बैंक ने किया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि इससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, लेकिन बजाय फारूक डाडी कंट्रोल साहब, करने के आप- वो और आगे निकल सही। आपका जो है मौक़िफ़ आ गया, और तज़ियाकार फ़ारूक डाडी साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज़ को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।